कक्षा 11वीं। हम यहाँ पर प्रोटिस्टा पिछली क्लासों में देखे थे, उसी के आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने डायनोफ्लैजेलेट्स और डायटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी संरचना वगैरह। आज हम उसका प्रजनन देखेंगे। तो जो डायटम्स होते हैं, इसमें दो प्रकार से प्रजनन पाया जाता है। पहला अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी जीव को सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मतलब उसमें कोई भी दो एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक ही बॉडी डिवाइड होकर के क्या करती है, अपने समान जीवों को बनाने का काम करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अलैंगिक प्रजनन डायटम्स में कैसे होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डायटम्स होते हैं, इसकी जो सेल्स होती है वो साबूदानी के समान होती है। ऊपर वाला हिस्सा एपिथीका कहलाता है और नीचे वाला हाइपोथीका कहलाता है। और यहाँ पर ग्रुप्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब क्या होता है, जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते चले जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से डिवाइड हो गए। और इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एपिथीका और हाइपोथीका, एपिथीका और हाइपोथीका मतलब ये क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते चले जाते हैं। इसलिए जब भी इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है तो डायटम्स की साइज छोटे होते चले जाती है। मतलब एक डायटम से देखिए बन तो तीन चार डायटम्स बन गए, परंतु आकार में कैसे हो गए, ये बहुत छोटे हो गए। और आकार में छोटे होते जाते हैं, ये कमजोर होते भी जाते हैं। और ये परिस्थिति कब रहती है इनकी, जब इनको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती। जब ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं तब ये ऐसा करते जाते हैं, पर जैसे इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये अलैंगिक प्रजनन ना करके लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन करने में क्या होता है, इनके जो सेक्स ऑर्गन है, मतलब इनके क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन कहाँ होते हैं, इनके न्यूक्लियस में होते हैं। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड प्रकृति के होते हैं, मतलब एन होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो डायटम सेल आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके देखिए इस तरीके से ये जुड़ गई। अब इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, ये दोनों हैप्लॉइड है। ये देखिए ये हैप्लॉइड है, तो इसका न्यूक्लियर मटेरियल इधर चला गया और इसका न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ आ गया। इस तरीके से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज कर देते हैं। जब न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा तो ये एन हैप्लॉइड ऑप्लॉइड मिलकर के दोनों आपस में मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। हैप्लॉइड ऑप्लॉइड आपस में मिल गए और जाइगोट का फॉर्मेशन किए। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और अपने चारों तरफ एक क्या करते हैं, झिल्ली का निर्माण या सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या होती है, जाइगोट बन गया, एन डिप्लॉइड बन गए, दोनों के कैरेक्टर आ गए। और ये जो क्या होती है सेल होती है, ये बहुत ही बड़ी हो जाती है। अभी आपने देखा था इसमें बहुत छोटी छोटी होती है, पर इसके चारों तरफ सेल वॉल बनेगी और ये क्या बनेंगे, एपिथीका और हाइपोथीका बनाएंगे और इनका आकार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसको क्या नाम से, अक्सोबीजाणु के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो डायटम्स होते हैं इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, इसको जो व्हेल मछली वगैरह भोजन के रूप में ग्रहण करती है। उद्योगों में भी क्या किया जाता है, इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। कुछ छानने के लिए फिल्टर पेपर वगैरह इससे बनाए जाते हैं और टूथपेस्ट वगैरह भी इससे बनती है। खुरदुरी होने के कारण है ना, इसका उपयोग पेंट, वार्निश और अग्नि से ईंटें वागिब आदि चीजों में बनाने में किया जाता है। ये पेज नंबर 77 में आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जीव जंतु में भी इसका बहुत महत्व है। सबसे पहली चीज तो ये व्हेल मछली वगैरह का भोजन के रूप में काम आता है और उसके बाद पेट्रोलियम वगैरह भी इससे बनाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के अंतर्गत हम यूग्लिना के बारे में देखेंगे। यूग्लिना का चित्र भी आपका पेज नंबर 77 में दिया है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना करके आपको दिखा रही हूँ। यूग्लिना की खास बात मैंने आपको बताई थी। यूग्लिना क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक क्यों है, क्योंकि ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और रात्रि के समय जब प्रकाश अवेलेबल नहीं होता उस समय क्या कर सकते हैं, ये दूसरे जीव जंतुओं को खा करके भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन यूग्लिना का चित्र देखते हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, एक तो की फ्लैगेलम पाई जाती है। इस फ्लैगेलम के, ये फ्लैगेलम जो होती है अंदर साइटोपाइग के अंदर ही फ्लैगेलम होती है। यहाँ पर इसके पास में आई स्पॉट होते हैं। इन आई स्पॉट का काम ये होता है कि संवेदी संरचनाएं होती है जो प्रकाश के प्रति क्या करती है, इनको संवेदना देती है। तो जहां से भी इसको लाइट आती दिखती है, ये क्या होती है, यूग्लिना तैराकी करके या अपने फ्लैगेलम के द्वारा बहकर वहीं पर
पहुंच जाते हैं। उसके बाद में इसके पास में बहुत सारी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसकी एक झिल्ली होती है, इसको पेलिकल के नाम से जाना जाता है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर की ओर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अंदर की झिल्ली को एंडोप्लाज्म और बाहर की झिल्ली को एक्टोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। फिर ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमेटिन वगैरह पाए जाते हैं। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है। ये क्या करते हैं, भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं। इसके पास में एक्सेक्टरी मटेरियल को बाहर करने के लिए और फूड मटेरियल को अंदर करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ही करते हैं। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है पूरे एक्सेक्टरी मटेरियल को अपने अंदर ले लेते हैं और फूल जाते हैं, फूल के बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये झिल्ली के पास में पहुंच जाते हैं, पेलिकल के पास में पहुंच करके ये फट जाते हैं और इनका जो एक्सेक्टरी मटेरियल है वो पूरा का पूरा बाहर चला जाते हैं। और रात्रि के समय जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कोई भी एनिमल्स वगैरह को, छोटे कीट पतंगे या कुछ भी समुद्री या तालाब के भोजन को ये अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसको ला करके अंदर में पचाते हैं, पचा के फिर एक्सेक्टरी के द्वारा, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या कर देते हैं, इसको बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से ये आपका यूग्लिना का चित्र था। इसमें बहुत सारी संरचनाएं दी हुई है, आप इसके डायग्राम को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। और इसमें और कुछ भी लगता है एक्स्ट्रा आपको पूछने लायक तो आप उसको जरूर पूछिएगा। और अगली क्लास में हम देखते हैं कि यूग्लिना और किस किस तरीके से। अब इसका प्रजनन का भी बता दूं, यूग्लिना भी दो प्रकार से प्रजनन करता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में कुछ नहीं होता, जैसे अमीबा विखंडन करता है उसी प्रकार इसकी बॉडी क्या हो जाती है, आपस में विखंडित हो जाती है, मतलब दो भागों में बढ़ जाती है। जब दो भागों में बढ़ती है तो उसमें भी सारी चीजें, इसमें फ्लैगेलम भी पहुंच गया, कॉन्ट्रेक्टाइल्स वैक्यूल्स भी विभाजित हो गए, इसके न्यूक्लियस भी विभाजित हो गए, साइटोपाइट भी विभाजित हो गई। इस प्रकार एक यूग्लिना दो यूग्लिना का निर्माण करता है और एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बन जाते हैं। तो यह विधि को अपन द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब ये होता है दो भागों में बट जाना। उसके बाद सिस्ट के द्वारा भी ये प्रजनन करते हैं। तो ये केवल कब होता है सिस्ट का फॉर्मेशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये यूग्लिना क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं। और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है ये सिस्ट फट जाता है, यूग्लिना वापस तालाब में आ जाते हैं और वापस फोटोसिंथेसिस करके अपनी संरचना को आगे बढ़ा लेते हैं। धन्यवाद।